अभी 2024 में 2 इलेक्शन होने वाले। एक इलेक्शन होगा वॉशिंगटन में और एक इलेक्शन होगा हिंदुस्तान। इन दोनों इलेक्शन में क्या ये दोनों मुल्क, इनके रिश्ते और इनका जो इंटरप्ले है, क्या वो इन इलेक्शंस के आउटकम को इन्फ्लुएंस करेगा? डिपेंड करता है बहुत सी चीजों पे। बल्कि हम अमेरिका की जरूरत है बजाय इसके कि अमेरिका हमारी जरूरत हो, क्योंकि अब तो हिंदुस्तान, अच्छा ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लोग ये चाह रहे, वेस्टर्न पावर ये चाह रही हैं कि हिंदुस्तान की हर तरह से मदद करो, यहां तक कि वो ये किसी तरीके से चीन के आसपास आ जाए, अपनी कुव्वतों में, अपनी इकोनॉमी में, अपनी फौजी जो उनके पास चमत्कार हैं उनमें। न्यू कोल्ड वॉर विद चाइना, इन दिस प्लीज बी विद अस, ये अमेरिका इम्प्लोर कर रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज हम सईद नकवी साहब के साथ एक बार फिर मिल रहे हैं और कई अहम मौज़ूआत पर, कई अहम टॉपिक्स पर आपसे बात करेंगे। नकवी साहब हमें वक्त देते हैं, हत्ता कि जब वो सफ़र में भी होते हैं तब भी वो वक्त निकालने की कोशिश करते हैं। हम उसको बहुत ही एहतराम की नज़र से देखते हैं। उनका जैसा सीनियर जर्नलिस्ट हमें वक्त देता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे दर्शक भी उनको सुनना चाहते हैं। कुछ दर्शक तो ये मशवरा लिखते हैं और कमेंट्स में कि नकवी साहब से हफ्ते में 2 बार बात किया करें, लेकिन बहरहाल नकवी साहब एक बार हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज वो दिल्ली से बाहर हैं, मसूरी में हैं, वहां रहते हुए भी उन्होंने टाइम निकाला है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज हम जो बात करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अमेरिका विजिट और उसमें क्या कुछ हो रहा है। क्या इस अमेरिका विजिट के ये मानी समझे जाएं जो पिछले कई महीने से, खास तौर पर यूक्रेन जंग के बाद से जो महसूस हो रहा था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां कर रहा है और रूस के खिलाफ कोई कंडमनेशन, कोई ऐसा बयान नहीं दिया यूक्रेन जंग के सिलसिले में। क्या वो तब्दीली है या तब्दीली चलेगी या वो रुक जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा वेस्ट एशिया में, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वहां हालात मुसलसल गर्म हैं। गर्म इसलिए भी हैं कि एक तरफ तो नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ने के इशारे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में खासतौर पर पैलेस्टीनियन जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो और इजरायली फौजियों के दरमियान मुसलसल टकराव की खबरें। अभी पिछले हफ्ते इजरायली फौजियों को निकालने के लिए उन्हें हवाई ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था और उसके बाद खुद इजराइल में लोग कह रहे हैं कि अभी हालात गजा और साउथ लेबनान जैसे हैं, यानी वहां से जो वापसी की थी इजरायली फौजियों ने उससे पहले जैसे हालात हैं। उस पर हम बात करेंगे। ईरान में मीटिंग हुई है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस की और उसमें भी वेस्ट बैंक में ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है, उनके बीच में तालमेल बैठ रहा है। ये इस पर हम बात करेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी की विजिट अमेरिका की कितनी अहम है? क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी फिर रुक करके इंक्लाइन करेगी वॉशिंगटन की तरफ या ये बीच वाला रास्ता जारी रखेंगे जो यूक्रेन जंग के बाद महसूस हो रहा है? देखिए काज़मी साहब, एक ट्रायंगल के 2 साइड्स अगर मिल जाएं, ये ज्योमेट्री का उसूल है। अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स मिल जाएं तो वो तीसरे साइड से उनका सम टोटल जो है वो तीसरे से बड़ा होता है। यानी अगर हिंदुस्तान, अगर न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन, बीजिंग इसको एक ट्रायंगुलर
सिचुएशन में देखें, पर्सपेक्टिव में देखें, तो वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली अगर बिल्कुल एक दूसरे की इमदाद करने को खड़े हो जाएं तो वो भारी पड़ेंगे चीन के ऊपर। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि दोनों में तालमेल बिल्कुल एब्सोल्यूट हो। एब्सोल्यूट तालमेल का क्या मतलब है? यानी जो फौजें अमेरिकन फोर्सेस हैं और इंडियन फोर्सेस हैं, अगर कभी खुदा ना खास्ता जंग हो गई तो उसमें अमेरिकी फोर्सेस क्या हिंदुस्तानी फोर्सेस और हिंदुस्तानी असलहे पे उनका कंट्रोल हो जाएगा? क्या हिंदुस्तानी वाइसी वर्सा अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट्स पे उनके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनमें? मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो लफ्ज हैं जिनके ऊपर के क्विबल हो रहा है। वो ये है कि अमेरिका की आदत है, अमेरिका के सैकड़ों बेसेस हैं दुनिया में, ये बेसिस और एलाइज, अगर आप किसी भी अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर से बात करें तो वो कहता है वी एंड आर एलाइज, वो वी एंड आर पार्टनर्स नहीं कहता। वो उसके जो साइकी में अलायंसेस हैं, नेटो है, सेंटो है, सीटो है, इस किस्म के अलायंस है। लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि उन अलायंसेस में नहीं है, उनका हिस्सा नहीं रहा है, लिहाजा इस वक्त जोर ये दिया जा रहा है कि भाई तुम इस ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीन के खिलाफ तुम हमारे इस नए कोल्ड वॉर में, न्यू कोल्ड वॉर विद चाइना, इन दिस प्लीज बी विद अस, ये अमेरिका इम्प्लोर कर रहा है। अब जितना ज्यादा वो इम्प्लोर करेगा, जितना ज्यादा वो झुकेगा, जितना ज्यादा वो इनसे ये कहता रहेगा कि आप जो चाहे हम आपके लिए करने को तैयार है, उतनी ही ये बात वाज़ेह होती जाएगी कि अमेरिका को बहुत ज्यादा यकीन, टोटल 100% हिंदुस्तान की पार्टनरशिप पे तो है, लेकिन ये कभी अलायंस बन जाएगा ये नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वहां के कुछ थिंकर्स हैं अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और चीन की, फर्ज कीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो क्या इंडिया उसमें हिस्सा लेगा अमेरिका की तरफ? उन लोगों का ख्याल है, जिसमें कि एशली टिलर्स बहुत आगे आगे हैं, उनका ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान उस झगड़े में, कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लेगा। हिंदुस्तान की तरफ से फर्ज करिए कि दो दो हाथ हो जाए चीन के साथ, तो क्या अमेरिका यहां आ जाएगा लफ्जे के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस पे दोनों अंदर अंदर से जानते हैं कि किस हद तक ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है, जब तक कि आंच उनके अपने ऊपर नहीं आती है। इस बीच में हेनरी किसिंजर ऐसे थिंकर ने, जिसकी की उम्र अब 100 साल की हो गई है, लेकिन उसका दिमाग वैसे ही नीडल शार्प है, उसने अभी हाल में एक 8 घंटे का इंटरव्यू दिया इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर के एडिटोरियल स्टाफ को। उसमें उसने एक बात बहुत दिलचस्प कही कि चीन और अमेरिका के पास 5-10 साल हैं कि इन रिश्तों को स्टेबलाइज कर लें, वरना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एलिमेंट आ रहा है जिसके ऊपर किसका कितना कंट्रोल होगा वो अभी वाजे नहीं है। ये एक नई चीज आ रही है जिसके ऊपर के कंट्रोल किसका कितना होगा वो नहीं।
अभी क्या हुआ है, जाहिर है बहुत से टेक्निकल और फौजी और ये कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी वेस्ट से हिंदुस्तान आती रही है, बल्कि वॉशिंगटन से ज्यादा जो कहीं सेंसिटिव है वो है इसराइल की दी हुए कुछ इमदाद जो है मुहैया हिंदुस्तान की फोर्सेस को, वो है। तो जिस हद तक है उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है मामला, न बढ़ सकता है। लेकिन ये है कि अभी 2024 में 2 इलेक्शन होने वाले, एक इलेक्शन होगा वॉशिंगटन में और एक इलेक्शन होगा हिंदुस्तान। इन दोनों इलेक्शन में क्या ये दोनों मुल्क, इनके रिश्ते और इनका जो इंटरप्ले है, क्या वो इन इलेक्शंस के आउटकम को इन्फ्लुएंस करेगा, डिपेंड करता है बहुत सी चीजों पे। मसलन मसलन आज एक खबर आई है कि जो वागनर ग्रुप है, वागनर ग्रुप जो एक मर्सनरी ग्रुप है जिसका कि रूस इस्तेमाल कर रहा था यूक्रेन में, उसके अंदर रिबेलियन हो गया। यानी वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ रिबेलियन का मोड में है। अच्छा, जब भी इस किस्म की खबरें होती हैं और उनके सोर्सेज वेस्टर्न होते हैं, तो भाई मैं तो बहुत मुहतात हो जाता हूं कि इसमें प्रोपागेंडा कितना है और सच कितना है। लेकिन यहां ये देखा गया कि आरटी न्यूज जो रशियन टेलीविजन है उसमें भी इसका तस्करा हुआ। अगर कहीं रूस के अंदर कोई बड़ा खलफिशार अभी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर कभी जिसको कोशिशें हो रही हैं वेस्ट में, अगर हो जाए तो तब फिर हिंदुस्तान के को दोबारा एक दफा अपने रिश्तों को देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये है, आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान और रशिया और यूएस के रिश्ते मजबूत से मजबूत तर उस फेज में हुए हैं जबकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, यानी 1991 में, जबकि मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और उधर एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई थी, सोवियत यूनियन गिर गया था, एक ही कुव्वत थी और वो थी यूनाइटेड स्टेट्स की, और जॉर्ज बुश और उनके नियोकॉन्स ने उसको मिसरीड किया, ओवर रिएक्ट किया उसके ऊपर ओवर रिएक्ट किया उन्होंने। और उस वक्त दोस्ती में ये हुई थी जब सोल सुपर पावर था अमेरिका, उससे हिंदुस्तान, अच्छा सोवियत यूनियन जिसके बीच में हम लोग नॉन अलाइंड थे वो गिर चुका था, हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं थी। एक तो ये हमारे गोल्ड रिजर्व्स गिर गए थे, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी हाल में थी, और उधर एक ही पावर थी, तो उससे हम जाके लिपट गए। और उस लिपटने को फिर वो धीरे धीरे मालूम हुआ कि वो जो सोल सुपर पावर मूवमेंट है वो परमानेंट नहीं है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और उसकी अलामत सबसे पहले मालूम हुई 2008 के इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस से। क्या हुआ, लेमन ब्रदर्स जो अमेरिका का सबसे बड़े बैंकों में से एक था वो कोलैप्स कर, और उसके बाद कई सैकड़ों बिजनेसेस और कॉरपोरेट हाउसेस, एनरॉन उनमें से एक था, वो कोलैप्स किए। तो यानी वेस्टर्न कैपिटलिज्म के ऊपर आ गई, और फिर एक ये शोर हुआ, अमेरिकन डिक्लाइन, अमेरिकन डिक्लाइन, अमेरिकन डिक्लाइन। और अभी हाल में पिछले अगस्त
पिछले से पहले अगस्त में, जब ये जिस तरह से ये लोग 20 साल की काविशों के बाद ये अफगानिस्तान से भागे हैं, और जिस तरह से भागे हैं, जिस भगदड़ में, तो उससे ये बिल्कुल और पुख्ता हो गया कि भाई अब ये वो कुव्वत नहीं जो चौधराहट पहले थी, उसकी कुव्वत अब इनमें नहीं है। तो हिंदुस्तान भी इन चीजों को देख रहा है। तब जब दोस्ती की थी तो यही अकेले थे। अब जब दोस्ती, अब दोबारा, अब अमेरिका ज्यादा इनसे कह रहा है कि भाई हमारी तरफ रहना, उसकी वजह खुद अमेरिका अपनी कमजोरियों को समझ रहा है, हिंदुस्तान उन कमजोरियों को समझता है, उसको प्ले कर रहा है। यानी ये नहीं कि शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। ये है, यानी तेल जो है वो रूस से आ रहा है, तमाम असलहे रूस से आ रहे हैं, और रिश्ते अमेरिका से भी बढ़ाए जा रहे हैं। ये बहुत, इसको कहते हैं, एक स्वीट स्पॉट पे है हिंदुस्तान, कि हर एक उसको वो कर रहा है। हाँ, अच्छा, मैं नकवी साहब, इससे पहले कि बात आगे बढ़े, आपने दो एक चीजें बहुत ही अहम कही, जिससे ये महसूस होता है कि ट्रस्ट की कमी है। यानी अमेरिका के जो समझदार लोग हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर चीन और अमेरिका की लड़ाई हो तो भारत उसमें साथ नहीं देगा, और शायद भारत भी ये महसूस कर रहा है कि अगर भारत और चीन की लड़ाई हो तो अमेरिका उस तरह से साथ ना दे पाए। खैर, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि इस वक्त मोदी जी की तरफ से एक नारा दिया गया है, जैसा वो अक्सर हमारे यहाँ भारत के जो मुल्क के अंदर की सियासत है उसमें नारे देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आजकल एब्रीविएशन बहुत मशहूर है, जबान पर है लोगों के। अब उन्होंने इसी एब्रीविएशन को दूसरी तरह से इस्तेमाल किया है, अमेरिका इंडिया, एआई, यानी अब ये जमाना आ गया है। तो ये क्या, अच्छा, इसके साथ दूसरा एक पहलू भी है। आमतौर पर सेकंड थर्ड वर्ल्ड, जो भी वेस्टर्न मीडिया जिनको कहता है, इन मुल्कों के लीडर्स वॉशिंगटन से, व्हाइट हाउस से इनविटेशन का बाकायदा इंतजार करते हैं। ये 9 साल के में पहली बार स्टेट विजिट हो रही है, मोदी जी की हुई है। तो हमें याद है कि नेतन्याहू को अभी तक इनविटेशन नहीं मिला, तो वो बहुत परेशान है, अपने मिनिस्टर तक को भी वहां भेजने से रोक रहे हैं। हमें याद है कि इमरान खान मुसलसल अपने लोगों को भेजते रहे वॉशिंगटन, उनको फोन तक भी नहीं आया। तो वो एक तरह से व्हाइट हाउस से कनेक्शन हर लीडर बनाना चाहता है। अब मोदी जी को जो ये मौका मिला स्टेट विजिट का, ये अमेरिका कुछ हासिल करना चाहता है इसलिए मौका दिया, हालांकि आपके जवाब में काफी कुछ आ चुका है, या ये कि मोदी जी वाकई दुनिया के लीडर बन करके उभर रहे हैं जैसे कि बीजेपी वाले कहते हैं? देखिए, पहले जैसे मैंने कहा आपसे, पहले जब दोस्ती की गई थी तो अमेरिका महज सोल सुपर पावर था, और उसके चारों तरफ जो यूरोप था वो एक पावर हाउस था। अब दोनों में कमी आई है, अब दोनों में कमताई ही है। लिहाजा अब ये दोस्ती जो है, ये इसमें हम बराबर के हैं तकरीबन। यानी ऐसा नहीं है कि, बल्कि हम अमेरिका की जरूरत है बजाय इसके कि अमेरिका हमारी जरूरत हो। क्योंकि अब तो हिंदुस्तान, अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लोग ये चाह रहे हैं, वेस्टर्न पावर ये चाह रही हैं कि हिंदुस्तान की हर तरह से मदद करो, यहां तक कि वो ये किसी तरीके से चीन के आसपास आ जाए, अपनी कुव्वतों में, अपनी इकोनॉमी में, अपनी फौजी जो उनके पास चमत्कार हैं उनमें। लेकिन वो कोई रियलिस्टिक इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत कुव्वत है आगे बढ़ने की, लेकिन इन लोगों पे, जिन पे डिपेंड अगर करेंगे, वो खुद, उनका घर अभी बर्बाद है। अभी यूरोप की हालत अच्छी नहीं है, अमेरिका की हालत भी अच्छी नहीं। अच्छा, तो इसमें एक चीज, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका। क्या जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका कमजोर हो रहा है,
कमजोरी की अलामतें हैं। मसलन सऊदी अरब चीन की तरफ, रूस की तरफ उसका झुकाव बढ़ा है। अब अमेरिका से खास तौर पर लोग आते हैं ये समझाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आप फिक्र मत करो, लेकिन ये तवज्जो नहीं दे रहे। ईरान से वो ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और इसमें ऐसा लग रहा है उधर यमन की जंग रुकने के हालात में है। जो जंगें शुरू कराई गई थी अमेरिका जिसमें साथ था, खास तौर पर यमन, वो अब रुक रही है। तो उस इलाके में हथियारों की खपत अब निस्बतन कम होती नजर आ रही है, क्योंकि अब गल्फ की सिक्योरिटी के लिए खुद पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब और ईरान और बाकी मुल्क मिलकर के कोalition बना चुके हैं। अब हालात बदल रहे हैं, तो क्या वो हथियारों का बाजार यहां से हट करके, मिडिल ईस्ट से हट करके इंडिया चाइना के बीच में, क्या इंडिया की इकोनॉमी उनके उस एम्बिशन को पूरा कर पाएगी कि हम माल बहुत खरीदते रहें और हमारे यहां 80 करोड़ से ज्यादा, अगर सरकार की बात सही मानी जाए, 5 किलो अनाज पर लोग पल रहे हैं? क्या ऐसे हालत में अमेरिका की ख्वाहिशात पूरी कर सकता है भारत? क्या मैं आखिरी आखिरी फिक्रा नहीं समझ पाया। हाँ, क्या भारत अमेरिका का वो एम्बिशन हथियारों के बेचने वाला पूरा कर सकता है, जबकि हमारे यहाँ 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज पर पल रहे हैं? जी, यही है, यही बिल्कुल आपने सही सही पॉइंट रेज किया है। अमेरिकन की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो आइजनहावर ने कहा था, उसको जंग चाहिए। और जंग जो दो तरह से होती है, एक तो वो जंग यानी लड़ाई हो रही है और उसमें आप फील्ड में जाके रिप्लेनिश करते जाइए, जैसे कि यूक्रेन में हो रहा है। और दूसरी जंग की तैयारी, अमेरिकन जो हैं वो उन्होंने मसलन ये कि चीन के चारों तरफ घेरा डाल देना। अब उसमें बेसेस भी बनेंगे, यानी जहां पे कोई बेस आपके और हमारे अकल से परे है। मसलन 72 दिन की बमबारी हुई सर्बिया में, जिसके बाद की ये कोसोवो मुल्क बना। और कोसोवो के निकलते निकलते कोसोवो और मैसेडोनिया का जो बॉर्डर है, वहां पे बॉन्ड स्टील नाम का एक बेस बनाया, जो कि वियतनाम वॉर के बाद सबसे बड़ा अमेरिकन बेस है। अब बताइए, वहां समझ में नहीं आता, यानी पता नहीं किस जंग की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो अच्छा, अब वो अगर बेस है, उस बेस में तमाम चीजें चाहिए, उस बेस की देखभाल, उस बेस में खाना पीना, फूड, जो लोग उसके, वो भी एक एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर असलहों का आना, असलहों का अपने अपने, फिर उनको रिन्यू करते रहना। तो यानी जंग हो ना हो, जंग की तैयारी में भी असलहों की बिक्री कम नहीं होती। अच्छा, बस एक आखिरी इस सिलसिले में फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका को ये आदत है, खासतौर पर हम मिडिल ईस्ट में तो बहुत मुल्कों में देख चुके, कि जहां भी वो अपनी फौजें भेजता है या बेस बनाता है, खर्चा मेजबान मुल्क से लेता है। वो यानी ऐसा लगता है कि अमेरिका की फौज का खर्च दूसरे मुल्क उठा रहे हैं इस तरीके से। क्या भारत वो खर्च दे पाएगा अमेरिकी फौज को? मेरे ख्याल में ये सिचुएशन, ये अगर आप याद रखें तो गल्फ वॉर जब हुई थी, पहली और दूसरी गल्फ वॉर, उसमें सद्दाम हुसैन की दुश्मनी थी सऊदी से। तो वो जब खत्म की और सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया गया, उसका पूरा कई बिलियन का बिल वॉशिंगटन ने सऊदीज को दिया कि सर आप अब इसको निपटिए। फिर कुवैत न जाने कितने साल तक वॉर रेपरेशंस इराक से लेता रहा। उसका तेल बेचे, तेल बेच के अपनी, और ये कि भाई इतना हमारा नुकसान किया था सद्दाम हुसैन ने इन्वेड करके, उसके लिए। तो ये सब है।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो हुआ है इधर कि अब जो फ्रोजन एसेट्स थे ईरान के, वो रिलीज किए जा रहे हैं। जी हाँ। तो वो दुनिया जी, जो है स्थिर नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि दुनिया स्थिर नहीं है, और बल्कि इसे अगर और सीधा समझा जाए तो अमेरिका शायद स्थिर भी नहीं देखना चाहता। स्थिर हो जाएगी तो हथियार बिकने बंद हो जाएंगे। अच्छा, मैं अब चल रहा हूं वेस्ट एशिया की तरफ। ये ताजा जो खबरें हैं वेस्ट एशिया में, खासतौर पे जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, इसराइल के कब्जे में, जिसमें राम अल्लाह है, जिसमें जेरूसलम है, जिसको अरब लोग अल कुद्स कहते हैं, जहां मस्जिद अल अक्सा है, ये पूरा इलाका, यहां रेजिस्टेंस फोर्सेस हमास और जिहाद इस्लामी मजबूत हो रहे हैं, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास की कमजोर हो रही है। पिछले दिनों इसराइल के एनएसए ने अमेरिका में जाके यह बात की थी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यह बहुत दिलचस्प है बाहर के लोगों के लिए, हम तो बहुत चीजें बारीकी से जानते हैं, समझते हैं। तो अब जो हालात बदल रहे हैं, तेहरान में तैयारियां हो रही हैं सारे रेजिस्टेंस फोर्सेस को एक साथ लाने की। दूसरी तरफ खुद इजरायली मीडिया कह रहा है कि अब हालात वेस्ट बैंक में इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बात कहां तक बात आगे बढ़ सकती आपने है? आगे और नहीं बताया, वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक अब हाँ, तकरीबन गाजा और हाँ, सदर लेबनान, जी जहां की हिजबुल्लाह है, जी जी उस तरह की सिचुएशन हो गई है वेस्ट बैंक में। जी ये जी जी जी। ये भी एक अलामत है अमेरिकन डिक्लाइन की। यानी हम्म महमूद अब्बास को किसने बचाए रखा अभी तक? हम्म हम्म कोई हम्म, बहुत पॉपुलर लीडर तो नहीं रहे कभी, जी जी। लेकिन ये था कि इजरायली अमेरिकन कंबाइन ने हम्म इनको मॉडरेट कह के, हम्म कि बाकी गोया सब एक्सट्रीमिस्ट है, हम्म इनको बनाए रखा गया। हम्म अब धीरे धीरे उनको डिस्कार्ड किया जा रहा है। हम्म। अब अब रियलिटी जो है वहां पे लेकिन भी, लेकिन अब लेकिन रियलिटी इसकी, जो है वो असर्ट कर रही है। अच्छा, इस बीच में एक वाकया ये हुआ कि पिछले दिनों जो फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब आए थे, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, और जब सऊदी अरब ने कह दिया कि हम ताल्लुकात नहीं नॉर्मलाइज कर सकते इसराइल के जब तक के फिलिस्तीन का मामला हल नहीं होता, तो ब्लिंकन वापस गए तेल अवीव और उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये आप जो हैं इसमें टू नेशन थ्योरी वाले मामले में थोड़ा आगे बढ़ें। तो वहां जो असल क्रक्स है जो इशू का, वो उस पर इजराइल अब अपनी बात कभी नहीं दोहराता कि वो टू स्टेट थ्योरी को मानता भी है। तो ऐसी हालत में एक तरफ सरकार में एक्सट्रीमिस्ट लोग, बिन गवीर जैसे लोग, दूसरी तरफ रेजिस्टेंस फोर्सेस की ताकत बढ़ रही है, तीसरी तरफ इनका डिक्लाइन है, अंदर से बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं जुडिशल ओवरऑल के मामले में। तो कहां मामला टिक पाएगा, क्या लगता है? जी, कहां मामला टिक पाएगा? कुछ इन हालात का आगे नतीजे के तौर पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, धीरे धीरे, मैं बहुत पहले से आपको कह रहा था हम्म कि इसराइल उसी वक्त तक इंडिस्पेंसिबल है जब तक कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म को उसकी जरूरत है। हम्म जिस दिन इंपीरियलिज्म को ये पता चला और ये अंदाजा हुआ कि अब इसकी हमें वो जरूरत नहीं है जो कि पहले थी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस हम्म नया नहीं है। हम्म जब बराक ओबामा ने न्यूक्लियर डील ईरान से शुरू की थी, उनका मकसद यही था कि अब इस एरिया में हम रोज आके, वो कैरी साहब हर तीसरे दिन पहुंच जाते थे, कभी रियाद और कभी तेल अवीव और कभी किसी और स्टेशन पे। तो भाई, हमारा फोकस अब है एशिया, और एशिया का मतलब उनके चीन, हम्म समझे? अब हम उधर इंडो पैसिफिक में नजर देखना चाह रहे हैं। हम्म लिहाजा हम यहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पावर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हम्म उसको रद्द कर दिया ट्रंप साहब ने आके। हम्म वो डील जो थी न्यूक्लियर डील, उसको वो सस्पेंड कर दी गई, बातें बंद हो गई।
अब दोबारा उसी तरफ रुख हो रहा है कि थ्रेड को वहीं से पकड़ा जाए। अब देखना यह है कि ये बातें उस वक्त हम और आप कर रहे हैं जबकि अमेरिका में इलेक्शन आने वाला है। कहीं ट्रंप साहब जीत गए तो बिल्कुल खेल दूसरा हो जाएगा। तो ये ट्रंप साहब, ये ट्रंप जो है वो डिस्टेबलाइज करने में क्यों यकीन रखते हैं? क्या है वो? यानी अंदर कौन सी ऐसी सियासत है जिसकी वजह से, देखिए उनको मालूम है कि ईरान की ताकत बढ़ रही है, उनको ये भी मालूम है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस को ईरान सपोर्ट करता है और वो बहुत से ऐसे हथियार वहां आ चुके हैं जिससे अब इजराइल के लोग परेशान हैं। ऐसे में न्यूक्लियर डील से बाहर जाना, जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर कबूल करना, वो एक तरह से ऐसा लगता है कि जो हालात कहीं दब सकते हैं, किसी तरह से नॉर्मल लग सकते हैं, वो उसको भड़काने पे क्यों यकीन रखते हैं? क्या है? एक तो इसमें काज़मी साहब, ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था क्यूशनर का, उनके दामाद का। वो खुद भी यहूदी हैं और उनके पर्सनल ताल्लुकात नेतान्याहू से बहुत अच्छे। वो एक पर्सनल पहलू इन डिप्लोमेसी, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक तो वो पहलू था, वरना अगर आप देखें तो जो उसका था कि अमेरिका फर्स्ट, ट्रंप का जो स्लोगन था वो ये था कि फौजें बाहर मत भेजो। उसने बाहर फौजें एक नहीं भेजी। आप ट्रंप के 5 साल देख लीजिए। जी। तो एक तरफ ये भी है। और जहां तक रूस का ताल्लुक है, अगर आपको याद हो कि जब इनका इलेक्शन हो रहा था हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, तो सारी कायनात अमेरिका में एक स्लोगन था कि रशियंस जो हैं वो इंटरफियर कर रहे हैं इलेक्शंस में और वो हिलरी को हरा देना चाहते हैं। बिल्कुल खुलेआम ये बात हो रही। तो इसका मतलब इतने असर है, इतने असरात हैं रशियंस के, इतनी कुव्वत है को अमेरिका ऐसी डेमोक्रेसी के आउटकम को डिटरमिन कर सकता है। तो अजीब और गरीब बात थी। लेकिन थी, आपको याद है? जी बिल्कुल। देखिए आजकल जो ये नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और ये सब चीजें जितनी आई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें तो इजराइल की एक कंपनी ने कहा था कि हमने बहुत से मुल्कों में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है। तो ये बड़ी अजीब किस्म की दुनिया है और डेमोक्रेसीज किस तरह से जो आगे बढ़ रही हैं और तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं कई मुल्कों में, वो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की चीज़ है। उस पर हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर हमने मोदी जी की विजिट पर बात की, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भारत के कैसे होंगे, अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, ये बात आपने कही, ये बहुत ही अहम है। और उन्होंने स्टेट विजिट कराई, उससे ये बात बहुत और ज़्यादा डिटरमिन हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।